स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स के पर्सपेक्टिव से है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन डायरेक्शंस को इश्यू किया गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग में, तो उन डायरेक्शंस को एग्री करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके द्वारा रेस्पॉन्ड किया गया कि आने वाले समय के अंदर जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो कंक्लूड नहीं होता है, जब तक किसी भी वक्फ का जो प्रॉपर्टी है उसको डी नोटिफाई है वो नहीं किया जाएगा। चाहे वक्फ का प्रॉपर्टी बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो या बाय यूजर के थ्रू हो, उसका डी नोटिफिकेशन है वो नहीं कैरी आउट यहाँ पे होगा। स्टूडेंट्स, वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे रीड करेंगे सॉलिसिटर जनरल के पर्सपेक्टिव से। फिर सॉलिसिटर जनरल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट है वो किया गया है कोर्ट के अंदर में। तो कोर्ट के अंदर में रिप्रेजेंट करने वाले जो पर्सन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, वो कौन कौन हुआ करते हैं, वो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के रिगार्डिंग में आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट है वो किया जाता है कोर्ट के अंदर में। जब भी गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या गवर्नमेंट का जो कोई पर्सपेक्टिव पूछा जाए किसी भी केस के रिगार्डिंग में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको की बताया गया है आर्टिकल 76 के अंदर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 76 आर्टिकल के अंदर में उनके बारे में मेंशन है। इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग में जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए ये क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितने दिनों का यहाँ पे उनका जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए, कितने समय का उनका जो लीगल प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि क्वालिफिकेशन के बारे में हुआ अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से। क्या एज का भी कोई क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो आप देखिए कि एज का जो क्राइटेरिया है वो नहीं है। गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट के हाईएस्ट लीगल एडवाइजर या लीगल जो ऑफिशियल हैं वो हुआ करते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 143 के थ्रू रेस्पॉन्ड करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनका ओपिनियन मांगा जाता है, तो वो भी इनके द्वारा ही बताया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर में इनको ऑडियंस का जो पावर है वो दिया गया है, और इंडिया के जो सभी कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी इनको ऑडियंस का जो पावर है कि वो वहाँ पे रह सकते हैं, ऑडियंस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट के अंदर में इनको जो जो वोटिंग का जो पावर है वो नहीं दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग का जो पावर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास में ही हुआ करता है। तो ये तो स्टूडेंट्स अटॉर्नी जनरल हुआ। फिर आप देखिए कि सॉलिसिटर जनरल है वो कौन हुआ करते हैं। सॉलिसिटर जनरल इनको हेल्प करने के पर्सपेक्टिव से जो अदर यहाँ पे ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है। आपसे यूपीएससी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यूपीएससी के अंदर हमें आपसे एक तो इनकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में आपसे सवाल हो सकता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, इंडिया का जो हाईएस्ट लीगल एडवाइजर है या लीगल पर्सन है वो कौन हुआ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लीगल ऑफिशियल हैं इंडिया के। ऑप्शन के अंदर में आपको हो सकता है कि जो लॉ मिनिस्टर है उनको भी मेंशन कर दिया जाए कि लॉ मिनिस्टर हाईएस्ट हुआ करते हैं। तो लॉ मिनिस्टर आप देखिए कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री उनके द्वारा होल्ड की जाती है, बट हाईएस्ट जो लीगल एडवाइजर हैं, लीगल ऑफिशियल हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ये भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट है वो कैरी आउट करते हैं पार्लियामेंट के कोर्ट के अंदर में। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टेट्स के बारे में, तो स्टेट्स के वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स स्टेट्स के वहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं या एडवोकेट जो जनरल हैं स्टेट के वो हुआ करते हैं, जिनका मेंशन है आर्टिकल 165 के अंदर किया गया है। तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, ये आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो होना चाहिए। जब भी कोई पर्सन है वो अटॉर्नी जनरल के रूप से वर्क करता है या कोई पर्सन है वो सॉलिसिटर जनरल के रूप से वर्क करता है, तो क्या इनको अपना जो प्राइवेट वर्क को कैरी आउट करने को अलाउ किया जाता है? यस स्टूडेंट्स, प्राइवेट वर्क है वो अलाउ होता है, बट प्राइवेट वर्क इस तरीके से ना हो कि वो उनके द्वारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस है उसके अंदर में अपने प्राइवेट वर्क को रिप्रेजेंट किया जाए। प्राइवेट वर्क गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपना जो प्राइवेट वर्क है, जो सेल्फ वर्क है, उसको ये कैरी आउट है वो कर सकते हैं।
ये हमने लीगल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि विकीमीडिया, जो विकीपीडिया का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पर्सपेक्टिव से केस है ANI नाम का जो न्यूज एजेंसी है उनका, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे पहुँचा है, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेस्पॉन्ड किया गया, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसको कि जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इरेगुलेशन है वो पाया गया उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर में। तो अब आप देखिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तो कैंसिल कर दिया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब तक आप न्यू रिक्रूटमेंट को नहीं कैरी आउट करते हो, जो स्कूल का स्टाफ है उसको आप रिटेन कीजिए, उनको वर्क के ऊपर में उनको कैरी आउट कीजिए। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आपको आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब भी हम आपको मेंशन किया जाता है तो आपको अपना जो आर्टिकल 16 है, जो कि फंडामेंटल राइट भी है कि इक्वल जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर इक्वलिटी है उसको प्रोवाइड करना है, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फेयर आप देखिए कि रिक्रूटमेंट होना ही चाहिए। अगर आपको कंट्री का जो सिस्टम है उसको बेटर वे के अंदर वर्क को कैरी आउट करना है तो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फेयर होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनका जो आपको जो वर्किंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फेयर मैनर के अंदर में देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भी UPSC है, कैग है, इलेक्शन कमीशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर में ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे पिलर्स हैं जो वर्क को कैरी आउट करेंगे। इसके अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट के ही बारे में, इसमें आर्टिकल 16 हमने देखा है कि फेयर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवाना है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वलिटी होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स फिर आप देखिए कि रिजर्वेशन का प्रोसेस है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 के रिगार्डिंग। कौन कौन से एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स रेजिडेंस, कि रेजिडेंस के रिगार्डिंग में भी जो आप देखिए कि डेट लो है वो बनाया जा सकता है। बट आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में जब भी कानून बनेगा तो वो जो राइट है लॉ मेकिंग का वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी को हमें मेंटेन करना है ऑल ओवर द कंप्लीट कंट्री के अंदर में। तो रेजिडेंस यहाँ पे क्राइटेरिया है। रेजिडेंस के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन का इंस्टीट्यूशन है, सपोज कीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि हिंदुइज्म जो सनातन धर्म है उससे बिलोंग करता है, या कोई जैनिज्म से बिलोंग करता है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, उससे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट को कैरी आउट करना है। तो अदर रिलीजन का जो पर्सन है वो वहाँ पे उसको उसके रिगार्डिंग में पेटिशन को कैरी आउट करे कि मुझे रिक्रूट है वो नहीं किया गया। तो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी एक एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 16 के अंदर में। फर्स्ट एक्सेप्शन है रेजिडेंस का, एक एक्सेप्शन है जिसमें आंध्र प्रदेश का जो कानून है वो बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो लोकल पर्सन है उनका कुछ रिक्रूटमेंट है वो कैरी आउट होता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। थर्ड स्टूडेंट, जिन लोगों को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग में कुछ एक्सेप्शन है जिसको कि हम प्रेजेंट समय में रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है उसके रूप से हम इसको रीड करते हैं, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओरिजिनली जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए था। फिर बाद में आप देखिए कि ओबीसी कमीशंस बनते हैं, मंडल कमीशन बनता है। 1978 का जनता गवर्नमेंट जब आया था, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट के थ्रू बीपी मंडल एक पर्सन है, उनके लीडरशिप के अंदर में मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और उसका जो रिकमेंडेशन है बीपी सिंह नाम के जो पॉलिटिकल पर्सन जब इंडिया के पावर के अंदर में थे तो उनके द्वारा उनके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया। 27% ओबीसी अदर बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। बाद में आप देखिए कि इस ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में इंदिरा साहनी के थ्रू चैलेंज किया जाता है। इंदिरा साहनी केस के अंदर में इसको वैलिड मान लिया गया था, और इसके अंदर में क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड कर दिया गया था कि ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर का कैटेगरी है उसको क्वालिफाई करते हैं तो वो जनरल के अंदर में काउंट होंगे। बाद में आप देखिए कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा EWS रिजर्वेशन लाया गया कि जो जनरल का जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर में जो इकोनॉमिक सिचुएशन जिनका बेटर नहीं है तो उनको भी यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है वो ग्रांट किया गया है। तो इंदिरा साहनी का जो 50% का जो क्राइटेरिया है उसका भी आप देखिए कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। प्रेजेंट समय में जो रिजर्वेशन है मोर देन 50 आपको देखने के लिए मिलता है। रिजर्वेशन के बारे में हमने रीड किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से है,
राजस्थान के वहाँ पे जयपुर के अंदर में नाहरगढ़ जियोलॉजिकल पार्क है, तो वहाँ पे 2 जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी फाइटिंग को बताया गया है। टाइगर्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो हमारे कंट्री का आप देखिए कि सक्सेसफुल इनिशिएटिव है ये रहा है। 1973 के समय में प्रोजेक्ट टाइगर है, 1973 के समय स्टार्ट किया गया था। आप देखिए 52 ईयर्स का ये समय है वो कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो भी आप देखिए कि इंक्रीज हुए हैं। रिसेंटली हमने अभी रीड किया था कुछ दिन पहले कि जो माधव नेशनल पार्क है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर में। माधव नेशनल पार्क है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर में। ये 58th टाइगर रिजर्व है वो बना है हमारी कंट्री के अंदर में। ओवर द ईयर्स जो प्रोटेक्टेड एरिया का जो टेरिटोरियल एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है। टाइगर्स आप देखिए कि काफ़ी बार इनका आपस में टेरिटोरियल बेस की वजह से भी फाइट हुआ करता है। इनका एक टेरिटरी हुआ करता है, अगर कोई अदर पर्सन वहाँ पे एंटर करता है अदर टाइगर, तो उसको वो आप देखिए कि डेट फाइट है वो कैरी आउट करते हैं। एक टेरिटोरियल इनका एरिया है वो हुआ करता है। कहाँ पे ये पाया करते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट इंडिया के अंदर में इनका प्रेजेंट है। बट कंप्लीट के अंदर में अगर आपसे यूपीएससी सवाल भी पूछ सकता है कि हमारे कंट्री के अंदर में क्या अरावली के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में टाइगर रिजर्व्स हैं, तो स्टूडेंट्स अरावली के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में टाइगर रिजर्व्स हैं वो नहीं हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली के अंदर में है सरिस्का रणथंभौर, जो हमने कल ही डिस्कस किया था, मुकुंदरा हिल्स हैं यहाँ पे। फिर आप देखिए कि इनका भी एक यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी एक एरिया है, उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नहीं है। उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको टाइगर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिलेगा। और मेजरली जो टाइगर्स की जो संख्या है, अगर हम एक जोग्राफिकल रीजन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो तराई का जो आर्क का जो रीजन है वहाँ पे इनका संख्या काफ़ी अच्छा है। स्टेट वाइज अगर हम संख्या के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर में नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स भी ज़्यादा हैं और संख्या है वो भी ज़्यादा है। जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। टाइगर एस्टिमेशन जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनके द्वारा इसको कैरी आउट किया जाता है, एनटीसीए के द्वारा, जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए 2006 के समय इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट है वो किया गया था। काफ़ी अदर एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे डिमांड हुआ करता है कि हमारे यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व है उसको सेटअप किया जाए। जैसे कि आप देखिए कि एक बार हमने रीड किया था, काफ़ी 1-2 ईयर बैक हमने रीड किया था, कैमूर नाम की एक जगह है। कैमूर जगह है कहाँ पे है, ये बिहार के अंदर में है। बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर एरिया शेयर होता है उस एरिया के अंदर में। तो कैमूर नाम की जो जगह है वहाँ पे लोगों का डिमांड है कि उसको टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया जाए। रिसेंटली कुछ टाइगर रिजर्व्स जो डिक्लेयर हुए हैं वो हुए हैं स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर में। और मध्य प्रदेश के अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, 9 हैं। फिर किस स्टेट के अंदर में है सेकंड हाईएस्ट स्टूडेंट, सेकंड हाईएस्ट है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं महाराष्ट्र के अंदर में। फिर राजस्थान है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है जहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व्स हैं वो सेटअप हैं। टाइगर रिजर्व्स के बारे में हमने कम्प्लीटली रीड किया। आईयूसीएन स्टेटस क्या है टाइगर रिजर्व्स का, टाइगर्स का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। और हमारा जो आप देखिए कि लार्जेस्ट ये बिग कैट हुआ करता है, लार्जेस्ट बिग कैट है। लोइन इनके बाद में आपको सेकंड लार्जेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जो भी हमने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर में स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्पीसीज वो प्रेजेंट करती हैं। कौन कौन सा स्पीसीज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर में, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अभी हमने जो प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हैं स्पीसीज का, उसके अंदर भी इसको अभी डिस्कस है वो किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है उसके द्वारा इसको ज्वाइन करते हुए आप देखिए कि ये कम्प्लीटली एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है। 5 कंट्रीज के द्वारा इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो रिकॉग्नाइज है वो किया है। तो एक तो आप देखिए कि हमारा कौन कौन सा स्पीसीज है ये आप बताना। 2 स्पीसीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो नहीं है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पार्ट है, बट इंडिया के अंदर में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। एक तो प्यूमा है जो इंडिया के अंदर नहीं है, लैटिन अमेरिका और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे मिला करते हैं। प्यूमा के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जैगवार जो हैं उनका भी जो इंडिया के अंदर में जो प्रेजेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो इंडिया के अंदर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीएम सर के द्वारा ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग किया गया और मीटिंग के अंदर में उनके द्वारा डिस्कस ये किया गया कि यमुना रिवर को किस तरीके से क्लीन करना है। उसको एज ए पीपल्स मूवमेंट के रूप से आप इसको प्रमोट कीजिए, पीपल्स को उनका इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट कीजिए जिससे कि यमुना रिवर है वो क्लीन हो सके।
स्टूडेंट्स, यमुना रिवर वन ऑफ द सेक्रेड रिवर है। स्पेशली आप देखिए कि जो ब्रज का जो रीजन है, ब्रज का रीजन जिसमें कुछ पार्ट राजस्थान का भी है, कुछ पार्ट हरियाणा का भी है, पलवल के आसपास का जो रीजन है, और फिर मेजरली जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, मथुरा वृंदावन का जो एरिया है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे लोगों के द्वारा सेक्रेड रिवर के रूप से इसको वर्शिप किया जाता है, लॉर्ड कृष्णा के साथ में रिलेट करते हुए। और उसको आप देखिए कि लोगों के अगर मूवमेंट रहेगा तो हम यहाँ पे रिवर क्लीनिंग है उसको कैरी आउट कर सकेंगे। हमारे यहाँ पे रिवर्स का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोजल होने की वजह से। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल होता है, उसके बाद में तो आप देखिए कि रिवर का जो वहाँ पे कंडीशन है, इकोनॉमी जो इकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली डैमेज है वो होती है। यमुना रिवर के बारे में यूपीएससी क्या सवाल पूछता है? यूपीएससी आप देखिए कि इसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जो कोर्स का जो एरिया है उसके बारे में सवाल आपसे हो सकते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है, इसको तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि ग्लेशियर के पर्सपेक्टिव से सवाल है वो पूछ लिया गया था। बंदरपूंछ का जो ग्लेशियर है, बंदरपूंछ ग्लेशियर है, कहाँ पे है स्टूडेंट्स ये बंदरपूंछ ग्लेशियर? ये है गढ़वाल हिमालयाज के अंदर में। गढ़वाल, उत्तराखंड को 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। सपोज कि ये उत्तराखंड है, ये जो पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है, ये गढ़वाल का एरिया है। ईस्टर्न पार्ट है जो है कुमायूं का एरिया। कुमायूं गढ़वाल जो डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन है उत्तराखंड के अंदर में। स्टूडेंट्स, जो गढ़वाल के अंदर में बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है, जिसके पार्ट से गंगोत्री एरिया से निकलती है, यमुनोत्री एरिया से निकलती है हमारा यमुना रिवर जो है। यमुना रिवर आप देखिए कि इसका भी काफ़ी सारा ट्रिब्यूटरी है, बट यमुना रिवर खुद किसका ट्रिब्यूटरी है? वो है गंगा का। यमुना का लार्जेस्ट जो ट्राइब्यूटरी है वो है स्टूडेंट तोन्स नदी। तोन्स नाम का जो रिवर है वो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। और इनका जो अदर ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सा है, काफ़ी बार पीसीएस एग्जाम के अंदर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। स्पेशली यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, और भी काफ़ी सारे पीसीएस उसमें आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं ये यमुना रिवर के बारे में, कि इसका जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन कौन सा है। जैसे कि आपसे बता दिया गया, यहाँ पे है बेतवा रिवर। सपोज कीजिए यूपी पीसीएस के अंदर में ये सवाल था एक बार, बेतवा रिवर आपको मेंशन कर दिया गया। सेकंड आपको मेंशन कर दिया गया स्टूडेंट्स केन रिवर। केन आप रीड करते हो, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के बारे में। थर्ड आप देखिएगा आपको मेंशन कर दिया गया सिंध रिवर। थर्ड आपको कर दिया गया सिंध रिवर। और फोर्थ आपको कर दिया गया चंबल, जो राजस्थान से भी निकलती है। ओरिजिन कहाँ से करती है? मध्य प्रदेश से। तो स्टूडेंट्स, आपको अरेंज करवा लिया गया कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक आपको यहाँ पे जो इनको अरेंज करना है। सबसे वेस्ट के अंदर में कौन सा रिवर है? तो आप देखिए कि चंबल सबसे वेस्ट के अंदर में है। चंबल जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से निकलती है। ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसकी वजह से भी अभी एमओयू साइन हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में हुआ करती है। तो चंबल रिवर सबसे वेस्ट के अंदर में है। यहाँ से जो रिवर निकलती है वो है चंबल। चंबल का एक ट्राइब्यूटरी है बनास, जो राजस्थान में अरावली हिल्स से निकलती है। फिर आप देखिए कि चंबल के बाद में अगर हम रिवर के बारे में डिस्कस करें तो इसके बाद में आपको सिंध रिवर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंध रिवर है। फिर स्टूडेंट्स, सिंध के बाद में आपको बेतवा नदी है जो बुंदेलखंड से निकलती है। बेतवा नदी है बुंदेलखंड से। और यहाँ पे जो सैंड माइनिंग की वजह से जो रिवर है वो काफ़ी बार न्यूज़ में होती है। और स्टूडेंट्स, इस एरिया से है केन रिवर। तो इस तरीके से इनका अरेंज है। सबसे वेस्ट के अंदर चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। ये यूपी पीसीएस का सवाल है। तो ये हमने रीड किया यहाँ पे डेट यमुना के बारे में। अब नेक्स्ट आप देखिए कि सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है ट्राइब्यूटरी इनका? तोन्स नदी है। तो कुछ ग्लेशियर हमने देखे थे अभी, बंदरपूंछ जहाँ से ओरिजिनेट करती है। एक आप देखिए कि 12 सिगरी नाम का एक ग्लेशियर है जो चेनाब नदी का सोर्स है। 12 सिगरी जो नेमिंग है वो आप देखिए कि इसको एक बार आप देख लेना। 12 सिगरी है जो ग्लेशियर है। सेकंड लार्जेस्ट ये गंगोत्री के बाद में ग्लेशियर है हिमालयाज के अंदर में। और चेनाब नदी का ये सोर्स है। चेनाब जो नदी है जो कि पंजाब का, आप देखिए कि कल्चर पंजाब हिमाचल के अंदर में चेनाब का तो काफ़ी ज़्यादा जो नेम है वो सॉन्ग्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि कुमायूं के रीजन से एक मिलाम नाम का ग्लेशियर है जहाँ से गौरी गंगा निकलती है। मंदाकिनी नाम का जो नदी है उसका जो आप देखिए कि चोराबारी नाम का एक ग्लेशियर है जहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो ये ऐसे ग्लेशियर्स भी आपको याद रखने चाहिए। थोड़ा मैपिंग का प्रैक्टिस कर लेना जिससे आपको अच्छे से याद रह पाएँ।
नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट शुगर केन के बारे में है, बायोफ्यूल्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ को मेंशन किया, इसको हम यहाँ पे रफ करेंगे। बंदरपुर जो गढ़वाल के अंदर में है, सोर्स है यमुना का। स्टूडेंट्स बायोफ्यूल 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 में हमारा इंडिया का टारगेट क्या है? पहले आप देखिए कि 20% का टारगेट रखा गया था, उसको अभी रिसेंटली हमने अचीव किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया था। अब हमने 30% हमें जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको करना है 2030 तक, ये टारगेट यहाँ पे रखा गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है कि हमारे जो यहाँ पे फूड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स को आप देखिए कि उनको बेसिकली मिक्स किया जाएगा, उनका जो लिक्विड है उसको बना के जो बायोफ्यूल है उसको मिक्स किया जाएगा हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल है उसके साथ में, जिससे कि व्हीकल का एमिशन भी कम होगा, क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो भी कम होगा। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये इनिशिएटिव है। तो आपसे हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए E30 जो एग्जाम मेंशन है वो किसके बारे में है? E20 जो मेंशन है वो इथेनॉल के ही पर्सपेक्टिव से है। 30 मतलब 30%, 20 मतलब 20%। इथेनॉल ब्लेंडिंग का 30% करना है 2030 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथेनॉल ब्लेंडिंग के ही बारे में, तो आप देखिए कि डेट G20 का जो मीटिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। G20 का मीटिंग जब इंडिया के अंदर कंडक्ट हुआ था, तो आप देखिए कि 2023 के उस मीटिंग के अंदर में हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसको हमने वहाँ पे जो सेटअप है वो किया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को सेटअप किया था बायोफ्यूल के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, ये 2003 से एग्जिस्ट करता है, जिसमें फूड क्रॉप्स के रिगार्डिंग में कंसर्न ये भी है कि फूड क्रॉप्स का डिमांड कम हो सकता है, हमारे यहाँ पे फूड का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो होना चाहिए। PM जीवन नाम का भी एक स्कीम है, पीएम जीवन नाम का भी एक स्कीम है। तो ऐसे कुछ स्कीम्स है बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अकाउंटेबिलिटी के बारे में इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हो। आप देखिए कि खुद जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनका अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल टाइम्स रेज होते हैं, बट आप इस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडरमाइन है वो नहीं कर सकते। जैसे कि अभी जो प्रेसिडेंट को भी असेंट अगर प्रोवाइड करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं, तो उनको एक टाइम बाउंड मैनर है वो बता दिया गया। स्टूडेंट्स VP सर काफ़ी बार, जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा काफ़ी बार जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया। खुद भी आप देखिए कि ये लीगल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, काफ़ी फेमस जो लॉयर हैं वो हुआ करते थे राजस्थान के अंदर में और दिल्ली के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ही पर्सपेक्टिव से, इनका मेंशन है कि वो अपने आप को एज ए सुपर पार्लियामेंट के रूप से ना यहाँ पे वर्क को कैरी आउट कीजिए। यहाँ पे जो हमारे 3 विंग्स हैं गवर्नेंस के, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इनका बैलेंस अप्रोच, कोऑपरेटिव अप्रोच है वो होना चाहिए। किसी भी तरीके से ओवर रीच का जो सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी उनका समय के साथ में इनके द्वारा डिस्कस है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हरियाणा के बारे में है। हरियाणा में जो माउंटेन का जो ट्रैकिंग्स हुआ करता है उसके अंदर में जो पर्सन, एक वुमेन है, उनके द्वारा उनको आप देखिए कि डेट किया गया था। 2 इम्पोर्टेंट जो पीक्स हैं उनको उनके द्वारा सबमिट के अंदर में पार्टिसिपेट किया गया। तो बेटर जॉब्स एंड हायर कैश अवार्ड का जो उनके द्वारा डिमांड है वो किया गया है। क्या एग्जाम के पर्पज से ऐसा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट हमने इसको जो इंक्लूड इस वजह से किया है, एक तो हाईएस्ट पीक्स की वजह से, जो एक तो माउंट एवरेस्ट के वहाँ पे ये पहुँचे थे, माउंट एवरेस्ट के वहाँ पे। माउंट एवरेस्ट को स्टूडेंट्स नेपाल के अंदर में किस नाम से जानते हैं? काफ़ी बार अगर आप जो बैकअप के लिए जो अदर एग्जाम्स को ट्राई करोगे, SSC CGL है और भी कोई एग्जाम है, CDS का एग्जाम, तो उसके अंदर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसको डेट नेपाल के अंदर में किस नाम से जाना करते हैं? सागर माथा के नाम से उसको जाना करते हैं। इंडिया के अंदर में वो एवरेस्ट है, और आप देखिए कि 8848 उनका जो हाइट है वो हुआ करता था, बट 2-3 ईयर्स बिफोर इसके हाइट के इंक्रीज के बारे में भी मेंशन किया गया था कि ओवर द ईयर्स जो हाइट है वो इंक्रीज हुआ है। 8848 जो मीटर है उनसे भी ऊपर इनका हाइट है, एवरेस्ट का इंक्रीज हुआ।
तो उसी की वजह से हमने इसको बेसिकली डिस्कस है वो किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि इन ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर में एक इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, उनके द्वारा 7 समिट्स उनको किया गया था। हमारे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको अचीव किया गया उनके द्वारा। आप देखिए कि करने के बाद में इस तरीके से किया गया, बट बाद में उनके द्वारा जो मेन जो बेसिक एसओपी जो हुआ करते हैं, जैसे एग्जाम का एसओपी क्या है, बेसिक बुक आपको आनी चाहिए, न्यूज़पेपर आपको रीड करना चाहिए। तो ऐसे एसओपीज को उनके द्वारा आप देखिए कि लिटिल बिट चेंज किया जाता है वहाँ पे एक ट्रैकिंग के अंदर में, और उसके बाद में उनका जो डेथ है वो एवरेस्ट के एरिया के अंदर ही हो गया था। तो एक पर्सन थे न्यूजीलैंड से, वो बिलोंग किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बुल्डाना का जो एरिया है महाराष्ट्र के, वहाँ पे बुल्डाना है, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है। सो स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का जो हेयर लॉस है वो हुआ है। हेयर लॉस हुआ है, सेलेनियम का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सोप्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सोप्स, वहाँ पे जो डेट वीट को जो प्रोवाइड किया जाता है, वीट के अंदर में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ करता है सेलेनियम। सेलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बट अगर इसका प्रेजेंस मोर है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इनको यूज किया गया, सोइल का क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मोर इसका प्रेजेंस है तो हेयर लॉस है वो होते हैं, हेयर लॉस होता है। 37 के आसपास पीपल्स हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया कि उनके नेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, हेयर लॉस है वो हो चुका है। इस तरीके से वीट का जो कंजप्शन किया गया पीडीएस सोप से, जो कि पंजाब हरियाणा के एरिया से वो पीडीएस सोप के जो वीट्स हैं वो आए हैं। पंजाब हरियाणा के अंदर में आप देखिए कि हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में उनका कंट्रीब्यूशन है, बट ये भी एक नेगेटिव है कि वहाँ पे मोर पेस्टिसाइड्स, मोर जो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज किया गया है क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर में, उसकी वजह से कैंसर के जो केसेज हैं वो मोर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि पंजाब का जो एरिया है वहाँ से एक ट्रेन निकलती है, भटिंडा का एरिया है, वहाँ से एक ट्रेन निकलती है जो बीकानेर के लिए जाती है राजस्थान में। ये टच करते हैं ये एरिया, गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है। तो स्टूडेंट्स उस ट्रेन का जो नेम है वो कैंसर ट्रेन का नाम दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो वहाँ पे ट्रेवल करते हैं उस ट्रेन के अंदर में, जो बेसिकली बीकानेर के वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसके रिगार्डिंग में। अब आप देखिए ये तो हमने सेलेनियम के बारे में रीड किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो वीट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बुल्डाना के बारे में रीड करते हैं। बुल्डाना जो है वो अमरावती के रीजन के अंदर में है। लोनार लेक आपने सुना होगा, लोनार लेक आप देखिए कि डेट क्रेटर जो है, जो यहाँ पे मेटेराइट्स है उसके कोलिजन की वजह से क्रिएट हुआ था। जियो हेरिटेज साइट भी है, रामसर साइट भी है, और सैलाइन ये लेक है, सैलाइन है। क्रेटर आप देखिए कि इंडिया का जो टेरिटरी है, हमारा जो जोग्राफिकल टेरिटरी है उसको हिट करता है मिलियन ईयर्स पहले, और हिट करने के बाद में फिर वहाँ पे ये लेक का कंडीशन डेवलप हुआ, और उसी के अंदर में वाटर का प्रेजेंस है जिसके थ्रू ये सैलाइन लेक है वो डेवलप हुआ है। रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन का ये पार्ट है। और स्टूडेंट्स उसके पार्ट के अलावा आप देखिए कि ये जियो हेरिटेज साइट भी है, जियो हेरिटेज साइट भी है। तो ये बुल्डाना के बारे में था। अब आप देखिए उसी रीजन के पर्सपेक्टिव से गुजरात का जो एरिया है, जो कि महाराष्ट्र के साथ में अपना एरिया टच करता है, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में एक एरिया है डांग, डांग डिस्ट्रिक्ट उसको बोला करते हैं। वैसे एक डांग नाम का रिवर है जो राजस्थान से भी निकलता है, डांग रिवर राजस्थान से है। ये डांग डिस्ट्रिक्ट है जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में है, महाराष्ट्र के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। ट्राइबल पर्सनस का मोर प्रेजेंस है इस एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स वहाँ का सिचुएशन बताया गया है। हम आर्टिकल 18 को रीड करते हैं। आर्टिकल 18 क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। बट इंडिया के अंदर में ये डांग रीजन जो है, इसके अंदर में 5 जो ट्राइबल डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके जो चीफ पर्सनस हैं, उनके उनके यहाँ पे जो टाइटल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा 1848 का एक एक्ट है, 1842 का, सॉरी 42 का एक एक्ट है, जिसके थ्रू उसको अलाउ है वो किया गया है। जेट उनके जो टाइटल्स है वो अलाउ हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, भील कम्युनिटी वहाँ पे रहा करती है, उनका वर्शिप प्लेस को शो किया गया है। आप देखिए कि ये एरिया है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर जब ऐड होता है, बॉम्बे स्टेट के रूप से ऐड हुआ था, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था अर्लियर फेज के अंदर में। तो स्टूडेंट्स 1960 के समय में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एग्जिस्टेंस में आया, तो बॉम्बे स्टेट से कुछ एरिया है जिसको कि गुजरात स्टेट है वो क्रिएट कर दिया गया, और बॉम्बे स्टेट का जो नेमिंग है वो कर दिया गया महाराष्ट्र। ये 1960 के समय किया गया था। फर्स्ट स्टेट क्रिएट हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमेटी के बाद में। उससे पहले एस के धर है, जेवीपी कमेटी है, वो बना था।
डांग रीजन के बारे में हुआ। टाइटल्स के बारे में हमने रीड किया, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हैं, आर्टिकल 18 के अंदर में हैं। अब हमारे एग्जाम के पर्पज से और यहाँ पे आप क्या रीड कर सकते हो, पेंटिंग्स के बारे में आप रीड करते हो तो आपने एक फोक पेंटिंग्स के अंदर एक पेंटिंग सुना होगा, वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग हम काफ़ी बार रीड करते हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, मेजदा कॉलम के अंदर में किसी भी तरीके से सवाल हो सकता है। वर्ली पेंटिंग आप देखिए किसी रीजन के अंदर बनाया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है उस एरिया के अंदर में वर्ली पेंटिंग का जो मेन यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से हाउसेज के ऊपर में रेड कलर का बैकग्राउंड होता है, वाइट कलर का जो पिगमेंट है उसको वो यूज करते हैं। काफ़ी बार व्हीट का जो फ्लोर है, जो गेहूं का जो आटा है, उसको भी यूज किया जाता है। तो ये वर्ली पेंटिंग है जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करती है इस रीजन के अंदर में। डांग वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर में। ट्रम्प का जो इकोनॉमिकल जो यहाँ पे डिसीजंस हैं उनको किस तरीके से सीरियस लेने का ज़रूरत है। 3 पिलर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। टैरिफ जो उनके द्वारा लगाए गए, फिर उनको पोज दिया गया है कुछ समय का, जो रेसिप्रोकल वे के अंदर जो टैरिफ उनके द्वारा इम्पोज हुआ है। फर्स्ट आप देखिए कि ग्लोबल पोजीशन के पर्सपेक्टिव से है कि ग्लोबल पोजीशन के अंदर में यूएस का डेट पोजीशन है उसको सिक्योर किया जा सके। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका इनिशिएटिव है, अमेरिका का जो ग्लोबल पोजीशन है उसको फिर से सिक्योर है वो किया जा सके। तो ग्लोबल पोजीशन, डिप्लोमेटिक सिचुएशन, जियो स्ट्रेटजिक जो एरियाज हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। और स्टूडेंट्स है इसका रीजन कि टैरिफ्स को इम्पोज किया जाएगा तो बाहर से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो हायर रहेगा, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो यूएस का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए। तो यहाँ पे कुछ इन पॉइंट्स के बारे में बेसिकली जो डिस्कशन है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से आप देखिए कि हो सकता है जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे यहाँ पे सवाल हो कि रेसिप्रोकल टैरिफ का जो सिचुएशन है इंडिया उनको किस तरीके से डील करेगा, या ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हमें कैसे डील करने का ज़रूरत है। तो ये आपको जीएस पेपर सेकंड के अंदर में जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं आईआर से रिलेटेड, वहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है मेंस के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टार्टअप एरियाज हैं उनके स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में हैं। आप देखिए कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं क्या समय के साथ में वो ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स के रूप से ही डेवलप हुए हैं, क्या कोई इनोवेशन यहाँ पे नहीं डेवलप हुआ स्टार्टअप्स के अंदर में। रिसेंटली इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में उसको एग्जामिन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उसका डिस्कशन यही है कि 2015-16 के समय में 2015-16 के समय में जब स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया है जो इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किए गए थे, तो आप देखिए कि वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बने। हमारा आज प्रेजेंट समय में जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका, हर एक मिनिस्ट्री का एक डेडिकेटेड पॉलिसी है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का। जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने का एक डेडिकेटेड पॉलिसी है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, सीड फंड है उनको सेटअप किया गया है। तो इस तरीके से एक बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको डेवलप किया गया। प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे ऐसे यूथ हैं जिनके एटलीस्ट एक अवेयरनेस इंक्रीज हुआ है कि हमेशा जॉब के रिगार्डिंग में ही आप देखिए कि उनके द्वारा न करी, अगर उनके पास में कोई आइडिया है तो वो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आइडिया मोर डिपेंड करता है, उसके बाद में वो फंडिंग एंड दिस उनका जो कम्प्लीटली प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स क्या इनोवेशन यहाँ पे नहीं आया है हमारे स्टार्टअप्स में, ओनली ग्रोसरी के वर्क के रिगार्डिंग में ही ये डेवलप हुए, तो या ई कॉमर्स साइट्स के रूप से ही ये यहाँ पे डेवलप हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट आप देखें कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ पे 1,60,000 से लेकर 170 के आसपास इनका संख्या है प्रेजेंट समय के अंदर में जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फंडिंग है वो एक लिमिटेड है। स्टार्टअप्स कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसको अगर आपको कैरी आउट करना है, आप देखिए कि 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं एवरी बिजनेस वर्क के रिगार्डिंग में। जब भी हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड करते हैं, जीएस पेपर 1 मेंस का जो पेपर 1 है उसके अंदर में ये सिलेबस के अंदर भी मेंशन है। फर्स्ट आप देखिए कि कोई भी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में सबसे पहले ज़रूरत हुआ करता है फाइनेंस का। फाइनेंस आपके पास में होना चाहिए। फाइनेंस के अलावा स्टूडेंट्स आपके पास में लेबर होना चाहिए, आपके पास में लेबर होना चाहिए। लेबर होने के अलावा आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग का जो जोग्राफिकल अगर इन्वायरमेंट का ज़रूरत है तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए आपके पास में। मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का ज़रूरत है तो वो आपके पास में होना चाहिए। तो आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसके बाद में, और जब मैन्युफैक्चर हो चुका है आपके पास में प्रोडक्ट, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपके पास में मार्केट है वो होना चाहिए।
तो ये 4 ऐसे क्राइटेरिया हैं जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्टअप्स का भी यही कहा गया है कि मेजरली हमारे यहाँ पे जो सीड फंड के थ्रू, जो स्टार्टअप्स को सीड फंड के थ्रू जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है वो कम है। प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन मोर जरूरी है, वो रिलेक्टेंट रहें न्यू आइडियाज़ के पर्सपेक्टिव से, अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको ही यहाँ पे ना कैरी आउट कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। फाइनेंस का ज़रूरत है वो प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। जो क्लियरेंस है उनको तो आप देखिए कि काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंस को कम से कम मिनिमम वे के अंदर प्रोवाइड किया है, जिससे कि बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें V2G टेक्नोलॉजी के बारे में है। अब ये V2G टेक्नोलॉजी क्या है? व्हीकल टू ग्रिड, कि व्हीकल से ग्रिड के लिए जो आपका व्हीकल है, व्हीकल कौन सा होना चाहिए? क्या पेट्रोलियम का व्हीकल होना चाहिए? नहीं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ग्रिड का एक कनेक्टिविटी है उसको सेटअप किया जाए। तो ये आप देखिए कि केरल के वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे दो तीन हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो ये एग्जिस्टेंस में आएगा। ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर में कुछ अदर जो कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे ये चला है, ये नया इनिशिएटिव है आने वाले समय के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप देखिए इस कंडीशन के अंदर में है कि वो यूज कंडीशन के अंदर नहीं है, तो उसका जो पावर एनर्जी है उसको ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाए। उसका जो पावर एनर्जी है उसको ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैरी आउट करना होगा। डिसेंट्रलाइज इसके अंदर बैटरी है, जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है उसको डिसेंट्रलाइज वे के अंदर में वापस से ग्रिड को जो सप्लाई है वो करेगा। तो पावर सेक्टर को हेल्प करने के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव है। बस आपको ये V2G टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप देखिए कि इंडिया का वो पार्ट है, इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा हमेशा बताया गया है हमारा ही वो पार्ट है, बट पाकिस्तान कंटिन्यूस इंडिया के इस जो उनके द्वारा उस एरिया को जो कैप्चर किया गया है उनके द्वारा बेसिकली उनका मेंशन ये है, वो उनकी रिगार्डिंग में रिमार्क होते हैं, इंडियन अथॉरिटीज उन रिमार्क के अगेंस्ट में बताता है जो पार्ट ऑफ इंडिया है, कम्प्लीटली जो कश्मीर है वो इंडिया का ही आप देखिए कि पार्ट है। तो हाँ, एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन था। फिर आप देखिए कि रसिया यूक्रेन के बारे में है। यूक्रेन के वहाँ पे क्या हुआ? यूक्रेन के वहाँ पे इंडिया का एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसका एक वेयर हाउस था, वेयर हाउस को अटैक हुआ था अभी रिसेंटली। तो बताया गया था कि रसिया के द्वारा अटैक किया गया है। रसिया की अथॉरिटीज़ के द्वारा डिनाई किया गया कि हमारे द्वारा उस वेयर हाउस के ऊपर अटैक नहीं किया गया है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करता है। यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं यूक्रेन के एरियाज़ के बारे में, तो एरियाज़ तो आप देखिए कि पूछ लिए हैं एक बार क्वेश्चंस, फिर से ये न्यूज़ के अंदर में है तो इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वहाँ से जो नदी उदी निकलती हैं, नदी नाले जो भी हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और ब्लैक सी के जो कंट्रीज हैं, ब्लैक सी में आप देखिए कि डेट जो बुल्गारिया नाम का, रोमानिया नाम का जो कंट्रीज हैं वो अभी शेंगेन रीजन के अंदर भी ज्वाइन किए हैं लास्ट ईयर, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ब्लैक सी के साथ में कौन कौन से कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं। जॉर्जिया भी न्यूज़ के अंदर में था कुछ दिन पहले, जॉर्जिया भी न्यूज़ के अंदर में था। बांग्लादेश के जो रिसेंट डेवलपमेंट है वही एक मेजर कारण रहे हैं कि इंडिया के द्वारा बांग्लादेश का जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको कैंसिल है वो किया गया। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं है, बट आप देखिए किस तरीके से डिस्कशन है वो किया गया है। तो ये बांग्लादेश इंडिया के बारे में था। कितना बॉर्डर एरिया है इंडिया बांग्लादेश का? 4096 किलोमीटर है टोटल बॉर्डर एरिया। 5 स्टेट्स अपना एरिया शेयर करते हैं। इलेक्शन के कुछ रूल्स हैं जिसके अंदर में पब्लिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन ना रहे, जो फॉर्म 17C है उसके रिगार्डिंग में सीसीटीवी कैमराज को स्टॉप, जो रिकॉर्डिंग है वो उन कैंडिडेट को ही दिया जाए जो कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, उसके पर्सपेक्टिव से पार्टीज़ के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ समय का एक्सटेंशन मांगा है कि आने वाले समय के अंदर वो रिप्लाई करेंगे। FCRA वायलेशन के रिगार्डिंग में पॉलिटिकल लीडर को चार्ज किया गया है, रजिस्टर किया गया है CBI के द्वारा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। बाहर से आने वाला जो पैसा है उसको रेगुलेट किया जाता है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों रेगुलेट किया जाता है? कोई फॉरेन फंडिंग के थ्रू इंडिया का सोवरेनिटी को ही आप देखिए कि हार्म करने का ना कोशिश किया जाए, कोई एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को ना कैरी आउट किया जाए। तो इस वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का एक इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है ये FCRA एक्ट।
और समय समय पे इसके वायलेशन के रिगार्डिंग में जो केसेज हैं वो रजिस्टर्स हुआ करते हैं। हिंदी लैंग्वेज के बारे में था कुछ, कल हमने उर्दू लैंग्वेज के बारे में रीड किया है। हिंदी आप देखिए कि कौन सा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू थर्ड हिंदी लैंग्वेज है, उसको हिंदी लैंग्वेज एज ए थर्ड लैंग्वेज के रूप से डेजिग्नेट किया गया है महाराष्ट्र के वहाँ पे। और उर्दू लैंग्वेज का जो कल का न्यूज़ था वो भी महाराष्ट्र के ही पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा और अदर जो उसके पार्टनर्स हैं उनके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो उसी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अंदर में। इंडिया का जो प्रिजन्स हैं वहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी रेट है 131% है। मींस 100 अगर लोग रखने थे तो वहाँ पे 131 लोग हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवर ऑक्यूपेंसी है, ओवर प्रेजेंस है, अंडर ट्रायल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि सिचुएशन है, बट हमारा जो प्रिजन का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कम रिक्रूट किया गया है। ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया, काफ़ी कम प्रिजन का स्टाफ है। हेल्थ के जो जो यहाँ पे पर्सनस होने चाहिए, हेल्थ के प्रोफेशनल्स, वो तो काफ़ी कम है। मेंटल हेल्थ तो आप देखिए नेगलेक्ट कीजिए, इंडिया के अंदर में मेंटल हेल्थ के जो पर्सनस हैं उनका तो प्रेजेंस ही नहीं हुआ करता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे जो कोल प्लांट्स हैं उनको डीसल्फ्यूराइजेशन करने के रिगार्डिंग में फ्यूल गैस डीसल्फ्यूरेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब उसको रिमूव किया गया है। ऐसे पावर प्लांट्स हैं, ऐसे कोल प्लांट्स हैं जहाँ पे बाहर से जो कोल है उसको इंपोर्ट किया जाता है, जिसका सल्फर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हायर है, या कुछ अदर एरियाज हैं जिनके ऊपर ही ये जो फ्यूल गैस डीसल्फ्यूरेशन के जो रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होंगे, हर एक पावर प्लांट के ऊपर अप्लाई है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में रीड करेंगे। एक स्टूडेंट्स आउटर प्लानेट है, K2 नाम से कुछ आउटर प्लानेट है, वहाँ पे लाइफ के बारे में बताया गया है। तो एक्सो प्लानेट है जहाँ पे ये डिस्कशन किया गया आउटसाइड द इंडियन सोलार जो हमारा यूनिवर्सल जो सोलार सिस्टम है उसके आउटसाइड के अंदर में। रसिया के द्वारा तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबल है उसको आप देखिए कि रिमूव कर लिया गया है। जो तालिबान है वो प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान के पावर के अंदर में भी है, और रसिया के द्वारा उनको जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं रखा जाएगा। IMF जो कि आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, उसके दो टिविन्स हैं। कौन कौन से? एक तो आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नेम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर 5 इसके अंदर में बेसिकली डेट विंग है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो लड़ाई हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके रिगार्डिंग में रिकंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना था हमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। तो उसी का ये एक टिविन है IMF। वर्ल्ड बैंक के अलावा एक IMF है, ये दो टिविन है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के। तो IMF के जो हेड हैं उनके द्वारा ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कैसे सेटलमेंट किया जाए उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। कंबोडिया के विजिट के लिए गए हैं चाइना के पॉलिटिकल लीडर। वियतनाम एंड इंडोनेशिया के बारे में ऑलरेडी हम कल डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। फिर आप देखिए कि ये US का पॉलिटिक्स के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, ये भी US की पॉलिटिक्स के बारे में है। म्यांमार के वहाँ पे अर्थक्वेक है, म्यांमार थाईलैंड के वहाँ पे, फिर भी म्यांमार से थाईलैंड को कनेक्ट करने वाले एरियाज हैं वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस वो न्यूज़ के अंदर में है। और स्टूडेंट्स इजराइल का जो यहाँ पे एक टारगेट था कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डैमेज कर दिया जाए, तो उसको बेसिकली डिनाई किया गया है US के द्वारा। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।